की कहानी यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। दोस्तों, सम्राट विक्रमादित्य फिर से एक बार उसी पेड़ पर जाकर वेताल को पकड़ के लाते हैं और अपने कंधे पर मजबूती से जकड़ते हुए वापस उसी तांत्रिक के पास ले जाने के लिए समुद्यत हो जाते हैं। यह क्रम लगातार चला जा रहा था। वेताल फिर से कोई एक नई कहानी सुनाता और इस तरह से पेचीदा सवाल विक्रमादित्य के आगे कहानी में ही छुपा हुआ और रख देता, जिससे कि विक्रमादित्य को बोलने के लिए उद्यत होना ही पड़ता था। और जैसे ही विक्रमादित्य बोलते, वेताल अपने शर्त के अनुसार फिर से उड़कर वापस उसी पेड़ पर जाकर लटक जाता था। इस बार भी वेताल सम्राट विक्रमादित्य को एक नई कहानी सुनाता है। वो कहता है कि विक्रम, कुसुमावती नगरी में एक राजा जो कि प्रजा के प्रति अत्यंत उदार मना से जो हमेशा पेश आता था, पर अपने न्याय और नीति के लिए अत्यंत कठोर है, ऐसा माना जाता था। राजा को चंद्रप्रभा नाम की इकलौती राजकुमारी थी। इकलौती होने के कारण से स्वच्छंदतापूर्ण उसे कहीं पे भी आने जाने से कोई रुकावट नहीं थी। फलतः राजकुमारी चंद्रप्रभा राजकीय उद्यानों के अंदर परिभ्रमण करने के बजाय जो जनता जनार्दन के लिए बने हुए उद्यान थे, उनकी सैर करने के लिए चली जाती थी। एक बार एक सार्वजनिक उद्यान के अंदर चंद्रप्रभा की आंखें मनु कुमार से टकराती हैं। मनु कुमार एक अत्यंत मध्यम वर्गीय और साधारण परिवार में पढ़ा लिखा और बड़ा हुआ, सुंदर काठी का और समस्त गुणों का समन्वय जिसके अंदर है, ऐसा नवयुवक था। पर जैसे मनु कुमार से चंद्रप्रभा की आंखें दोनों की एक दूसरे से मिलकर चार होती है, चंद्रप्रभा के मन में मनु कुमार के प्रति प्रेम का अंकुर अंकुरित हो जाता है। जबकि मनु कुमार समस्त विद्याओं में भी पारंगत था। अब धीरे धीरे आंखों के माध्यम से प्रेम की भाषा एक दूसरे ने समझ ली थी। अब तो प्रतिदिन चंद्रप्रभा उसी उद्यान के अंदर आकर मनु कुमार से मिलती और कब उनकी दोस्ती प्रेम में परिवर्तित हो गई, पता ही नहीं चला। एक दिन अचानक मनु कुमार राजकुमारी चंद्रप्रभा से कहता है कि चंद्रप्रभा, कब तक हम इस तरह से छुप छुप कर मिलते जाएंगे? मेरा मन हो रहा है कि बस अब हम पानी ग्रहण सूत्र के अंदर आबद्ध हो जाए, हमारा विवाह हो जाए। चंद्रप्रभा ने कहा कि मनु, तुम जो कह रहे हो इतना आसान नहीं है। महाराज को मैं अच्छी तरह से जानती हूं, जो मेरे पिता है। वे इस रिश्ते को कभी मंजूर करेंगे ही नहीं। और मुझे तो अब इस बात का डर सताने लगा है, क्योंकि कल मां बता रही थी कि अब मेरा इस उद्यान में आना भी शनि शनि बंद हो जाएगा।
मनु ने एकदम चौंकते हुए कहा, क्यों? गुप्तचरों ने महाराज को सूचित कर दिया है कि मैं तुमसे मिलती हूं, और मुझे इस बात का डर है कहीं हमारी ये प्रेम की बातें किसी गुप्तचर ने महाराज के कानों में डाल दी तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी, और साथ साथ मेरे लिए भी। अरे तो बहुत अच्छी बात है, हम दोनों यहां से भाग जाते हैं। ये भी आसान नहीं है। मैं तो चाहती हूं कि हमारा प्रेम ऐसा ही बरकरार रहे, और तुम जितना जल्दी हो सके इस शहर से कहीं दूर चले जाओ, क्योंकि महाराज को यदि पता चल गया तो तुम्हें कठोर से कठोर दंड देंगे। अरे चंद्रप्रभा, तुम कैसी बात करती हो? मैंने सच्चे मन से तुम्हें प्यार किया है, पर यह रिश्ता पिताश्री मंजूर नहीं करेंगे। तुम समझते क्यों नहीं हो? मैं भी तुम्हें मन से ही चाहती हूं, मैं भी तुम्हें दिलो जान से प्यार करती हूं, पर पिताश्री के स्वभाव से मैं भली भांति परिचित हूं। तो क्या करेंगे? ज्यादा से ज्यादा मुझे कारागार के अंदर आप बंद कर देंगे, इससे ज्यादा तो और कुछ नहीं कर सकते। नहीं, वे तुम्हें मृत्यु दंड भी दे सकते हैं। इसलिए मैं तुम्हें अपनी सौगंध दिलाती हूं, तुम इस शहर को छोड़कर यथाशीघ्र चले जाओ। अब भारी मन से, जिसने की कल्पना भी नहीं की थी ये दिन भी देखने के लिए मेरे को नसीब होगा, उठता है और कहता है कि चंद्रप्रभा, तुम मेरी सौगंध मत खाओ, मैं तुम्हारी खुशी के लिए यहां से चला जाऊंगा। चंद्रप्रभा कहती, मनु, मेरी खुशी के लिए नहीं, मुझे तुम्हारी जान प्यारी है। यदि तुम्हें कुछ हो गया तो मैं भी जीवित नहीं रह पाऊंगी, इसी में हमारी भलाई है। बड़े कठोर मन से अपने आप को समझाते हुए मनु वहां से उठता है और मंथर गति से धीरे धीरे चलने लगता है। बार बार वो मुड़ मुड़ कर चंद्रप्रभा को देख रहा था, चंद्रप्रभा भी उसे वारंवार निहारे जा रही थी। आखिर चंद्रप्रभा की आंखों से जब तक मनु कुमार ओझल नहीं होता है, चंद्रप्रभा भी निर्निमेष दृष्टि से अपने प्यार को जाते हुए देख रही थी। आंखें भर आई थी जब मनु उसी क्षण उसने सोच लिया कि अब मैं घर पर भी नहीं जाऊंगा, अब जीने में भी कोई सार नहीं है। आखिर उसने सब कुछ बताया कि चंद्रप्रभा, मेरे में कमी क्या है? क्यों तुम मुझसे विवाह नहीं कर सकती? क्यों नहीं तुम अपने पिताजी को समझा सकती हो? क्या मैं शस्त्र विद्या नहीं जानता हूं? क्या मैं शास्त्र विद्या नहीं जानता हूं? क्या मैं शूरवीर नहीं हूं? मेरे अंदर पुरुषत्व के समस्त गुण विद्यमान है, फिर तुम मेरे साथ इस तरह से क्यों कर रही हो? क्यों नहीं तुम अपने माता पिता से जाकर कहती हो? पर चंद्रप्रभा अपने पिता के स्वभाव को भली भांति जानती थी। उसके पिता जो राजा थे, एक नंबर के अड़ियल विचारों के भी थे। जो जज गई सो जज गई। खैर, मनु कुमार शहर को छोड़ चुका था। जंगल का रास्ता उसने अपनाया। सामने से ही कोई पिता पुत्र आ रहे थे। उसी रास्ते से पिता ने बेटे से कहा कि बेटा, जितना जल्दी हो सके सूर्य अस्त के पहले पहले हमें कुसुमावती नगरी पहुंच जाना है। पर पिताजी, मैं थक गया हूं, कहीं पेड़ के नीचे हम थोड़ी देर के लिए विश्राम कर लेते हैं और फिर चलेंगे। तो उसका पिता कहता है कि नहीं बेटा, अंधकार होते ही यहां पर लुटेरों का आक्रमण शुरू हो जाता है पथिकों के ऊपर। मैं इस रास्ते से भली भांति वाकिफ हूं, इसलिए जितना जल्दी हो सके सूर्यास्त के पहले पहले हम पहुंच जाए तो अच्छा है, वरना हमारी इतनी मेहनत से कमाई हुई गाढ़ी पूंजी
ये लोग लूट लेंगे। मनु कुमार थोड़ा थोड़ा नजदीक आते जा रहा था। हालांकि अभी तक दोनों काफी दूरी पर थे, दूर से ही दिखाई दे रहे थे। इतने में पेड़ों के पीछे छुपे हुए लुटेरे बाहर आ गए और उन्होंने पिता पुत्र को दोनों को दबोच लिया। सब कुछ छीनने लगे। हाथापाई हुई। पिता पुत्र भी अपनी ताकत के अनुसार उन 7-8 लोगों से लड़ते रहे, पर वे 7-8 और ये सिर्फ 2। इस बीच मनु कुमार भी पहुंच गया और जो इस लड़के का पिता था वो मूर्छित हो गया। इतना मारा था। लड़का अभी भी जूझ रहा था, पर जैसे ही मनु कुमार आया, मनु कुमार ने निहत्थे होते हुए भी उन 8 तस्करों को, उन 8 लुटेरों को धराशायी कर दिया। अंत तो गत्वा उन लुटेरों को भागना ही पड़ा। सब कुछ इन्होंने जो भी उपार्जित किया हुआ था वो वहीं के वहीं छोड़कर ये लोग भाग गए। अपने पास जो पानी था उस पानी के छिड़काव से लड़के के पिता को जगाया। मूर्छा टूटी। देखा अंग प्रत्यंग उसका दुख रहा था। बेटे ने कहा कि पिताजी, यदि ये नहीं आते तो हम तो लुट ही जाते और शायद वो मुझे भी मार देते। आप तो बेहोश हो गए। उनको लगा कि तुम मर चुके हो और मुझे भी मारने के लिए उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। पर भगवान का मैं शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने ऐसे समय में इन सज्जन को भेज दिया और इन्होंने एकाकी उन 8 को धूल चखा दी। अब तक इसका पिता उठ बैठा था। उसने कहा कि तुम कौन हो? तुम्हारा उपकार हम जिंदगी भर नहीं भूल सकते। उसने कहा मैं तो राहगीर हूं और इस रास्ते से जा रहा था। दूर से ही देखा कि आपके ऊपर आक्रमण कर रहे हैं और ये तो मेरा फर्ज है, मेरा कर्तव्य है कि उन लुटेरों को मजा चखाऊं और आपकी जान छुड़वाऊं। सचमुच में तुम बहुत महान व्यक्ति हो। जो भी हो, हम तुम्हें कुछ ना कुछ देना चाहते हैं, ले लो। उसने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये तो मेरा कर्तव्य था और वो कर्तव्य मैंने निभाया और कर्तव्य की कोई कीमत नहीं होती है। ये बड़ा खुश हो गया। उसने कहा कि ऐसा सज्जन पुरुष तो हमने आज तक नहीं देखा। तुम जानते हो मैं कौन हूं? इस लड़के ने कहा, मनु ने कहा कि मैं नहीं जानता आप कौन हो। तो ये बोला कि मैं बहुत बड़ा जादूगर हूं और जादू के माध्यम से मैंने बहुत पैसा कमाया है, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम जो चाहो आज मांग लो, मैं तुम्हें दूंगा। लड़के ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये और ज्यादा खुश होकर कहता है कि कुछ तो तुम्हारे दुख होगा जीवन में, उस दुख को मैं दूर कर सकता हूं। बस ये सुनना ही था। मनु कुमार के आंखों के आगे चंद्र प्रभा आ गई। उसने कहा यदि तुम सचमुच में जादूगर हो और मुझे देना चाहते हो और मेरा दुख मिटाना चाहते हो तो मैं यहाँ के राजा की जो राजकुमारी चंद्रप्रभा है उससे अत्यधिक प्यार करता हूं और वो भी मुझे प्रेम करती है। पर राजा शायद इस रिश्ते को नहीं अपना पाएगा, इसलिए मैं ये शहर ही छोड़ के जा रहा हूं। अरे तुम क्यों व्यर्थ के अंदर चिंता करते हो? ये समस्या तो मैं तुम्हारी चुटकियों में सुधार सकता हूं, चुटकियों में दूर कर सकता हूं। इसने कहा कैसे? अच्छा अभी बताता हूं। अपने पिटारे में से उसने एक अंगूठी निकाली और कहा कि आप इसे अपने दाहिने हाथ के अंदर पहन लो। उसने कहा इससे क्या होगा? तुम पहनो तो सही। और जैसे ही मनु कुमार ने वह अंगूठी दाहिने हाथ में पहनी, विदिन सेकंड के अंदर मनु कुमार मनु कुमारी बन गई। पुरुष से स्त्री वेश के अंदर आ गई। उसका परिधान भी स्त्रियों जैसा हो गया, आवाज भी वैसी हो गई। इसके तो आश्चर्य का पारावार नहीं रहा। पर उसने कहा इससे मेरी समस्या कैसे क्या समाप्त होएगी? मैं तो लड़की बन गई। जादूगर हंसते हुए कहने लगा कि अब तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं,
तुम मेरे साथ राज दरबार चलो। अपने बेटे को कहा कि ब्राह्मण का एक वेश धारण करो तुम भी और मैं भी, और तुम मनु कुमारी ही बनी रहो। राज दरबार में पहुंच गए। समस्त बातों से मनु कुमारी को क्या करना है रास्ते में जादूगर ने सब कुछ समझा दिया। और जब राज दरबार में पहुंचे तो राजा ने कहा, कहो ब्राह्मण देवता, विप्र देवता, कैसे आए हो, क्या काम है? इस जादूगर ने कहा, जो कि ब्राह्मण बने हुए थे, कि हम पिता पुत्र चारों धाम की यात्रा करने जा रहे हैं, और चारों धाम की यात्रा के पश्चात ये इसकी मंगेतर है, पर संयोग ऐसा हुआ कि इसके माता पिता ही थे और वे चल बसे। पर बेटे को मैंने कहा कि जब तक तीर्थ यात्रा नहीं कर लेते हैं विवाह नहीं करोगे, तो हम तीर्थ यात्रा करके वापस नहीं लौटते, तब तक अमानत के तौर पर मेरी होने वाली बहू को आप अपने पास रखिए, क्योंकि आपके राज्य में आपके अलावा यहाँ पर और सुरक्षित स्थान कहाँ मिलेगा। राजा बड़ा खुश हुआ। उसने कहा, कोई बात नहीं, कोई चिंता मत करो, ये तो मेरी बेटी जैसी है और चंद्रप्रभा की ये सहेली बनकर रहेगी, आप निश्चिंत यात्रा के ऊपर निकल जाइए। जादूगर यही तो चाहता था, और सबसे बड़ी बात मनु कुमार भी यही चाहता था कि ज्यादा से ज्यादा समय मैं चंद्रप्रभा के साथ अब व्यतीत करूं। उस समय तो उद्यान के अंदर मुश्किल से घड़ी 2 घड़ी हम लोग मिल पाते थे, और उसमें भी गुप्तचरों की निगाहें हमारे ऊपर टिकी रहती थी। खैर 10-15 दिन राजकुमारी के साथ में मनु कुमारी घुल मिल गई। चंद्रप्रभा को पता ही नहीं था कि यही मेरा मनु कुमार है। दोस्ती हो गई, गहरी मित्रता हो गई। एक दिन मनु कुमारी ने कहा कि राजकुमारी, बुरा न मानो तो एक बात पूछूं, कई बार आप उदास सी रहती हो, कहीं खोई खोई सी रहती हो, ऐसी क्या तकलीफ है? यदि उचित समझो तो मुझे तुम बता सकती हो। चंद्रप्रभा ने कहा, तुम्हें बताने से भी क्या फायदा, मेरा दुख तुम मिटा नहीं सकती, और वो दुख, वो दर्द मैं तुम्हारे सामने बयां भी नहीं कर सकती। मनु कुमारी कहती कि देखो, जब तुमने मुझे अपना मित्र माना ही है, अपनी सहेली माना ही है, तो किस बात की दूरियां, जो भी तुम्हारे मन के अंदर है वो निश्चिंतता के साथ में तुम मुझे कहो, मेरे पेट से वो बात बाहर नहीं जाएगी। तब चंद्रप्रभा ने मनु कुमार के बारे में सब कुछ बता दिया। मैं उससे बहुत प्रेम करती हूँ, और वो मेरे एक शब्द पर ये शहर छोड़कर चला गया। मुझे लग रहा है मैं उसके बिना जी नहीं पाऊंगी, मैं उसके बिना रह नहीं पाऊंगी। इतना प्रेम करती थी तुम मनु कुमार से? मनु कुमारी कहती है, हाँ। तो कोई बात नहीं, ये तुम्हारा प्रॉब्लम मैं तो चुटकी के अंदर सॉल्व कर सकती हूं। तुम पागल हो गई हो क्या मनु कुमारी? अरे वो शहर छोड़ के पता नहीं कहां चला गया, मेरे पास उसका कोई समाचार नहीं है, कितने दिन हो गए, और तुम कह रही हो कि ये समस्या का समाधान मैं करा सकती हूं? कैसे? ठीक है, तुम अपनी दोनों आंखें बंद करो, और जब तक मैं नहीं कहूं खोलना मत। उसने कहा ठीक है। अब राजकुमारी ने जैसी आंखें बंद की, मनु कुमारी को याद आ गया, अपने वास्तविक रूप में तुम्हें आना है तो ये अंगूठी दाहिने उंगली से निकालकर, दाहिने हाथ की उंगली से निकालकर इधर वाले हाथ की उंगली में डाल देना, तुम्हारा वास्तविक रूप आ जाएगा। मनु कुमारी ने जैसे अंगूठी निकाली और दूसरे हाथ की अंगुली के अंदर डाली, वो तो मनु कुमार बन गया। उसने कहा कि चंद्रप्रभा आंखें खोलो। मनु कुमार की आवाज सुनते ही जब उसने आंखें खोली तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। अरे तुम यहां कैसे आ गए? और ये मनु कहां गई?
सच कहूं तो मैं ही मनु कुमारी हूं। मैं सोच रही थी मनु कुमारी, मनु, मैं तो उसी के अंदर तुम्हें देखती थी, पर तुम एक सेकंड के अंदर स्त्री से पुरुष कैसे हो गए? तब मनु कुमार ने कहा, जब मैं यहां से गया तो उसने सारी घटना सुना डाली और किस तरह से उस जादूगर ने मुझे अभिमंत्रित अंगूठी दी है, और जब जब मैं इस उंगली से निकाल कर वापस इसमें डालूंगी तो मैं मनु कुमारी बन जाऊंगी, और जैसे ही मुझे फिर से मनु कुमार बनना है तो इस उंगली से निकाल कर फिर से इस उंगली के अंदर डाल दूंगी तो मनु कुमार बन जाऊंगा। वाह! इतने में किसी के चहलकदमी की आवाज आने लगी तो राजकुमारी डर गई। चंद्रप्रभा कहने लगी कि मनु, कोई आ रहा है। अरे तो डरने की क्या बात है, मैं तो तुम्हारी सहेली हूं। और बातें करते करते उसने अंगूठी निकाली और फिर से दाहिने हाथ की उंगली के अंदर डाल दी। मैं तो मनु कुमारी हूं। दोनों हंस पड़े, जब तक एक दासी नजदीक आ गई थी। उसने देखा ही नहीं था, पर अब ये सिलसिला चलता गया। इस बीच मनु कुमारी को जिस दिन ब्राह्मण के वेश में जादूगर राजभवन में लेकर आया था, उसी दिन महामात्य का लड़का मनु कुमारी को देख चुका था और मनु कुमारी के रूप के ऊपर फिदा हो गया था, और उसने खाना पीना छोड़ दिया। महामात्य से कहने लगा कि मैं विवाह करूंगा तो मनु कुमारी से ही करूंगा। अब जब महामात्य ने बहुत समझाया कि वो किसी की धरोहर है और वो ब्राह्मण देवता के पुत्र के साथ विवाह करने वाली है, उनका रिश्ता करीब करीब तय हो गया है, हम ऐसा अनर्थ नहीं कर सकते, पर ये नहीं माना। आखिर मनु कुमारी को पाने के लिए और अपने पुत्र की जान बचाने के लिए महामात्य राजा के पास जाते हैं और कहते कि महाराज, एक बहुत बड़ी समस्या आन पड़ी है। क्या? मेरे बेटे ने खाना पीना छोड़ दिया है और वो चाहता है कि जो मनु कुमारी ब्राह्मण देवता की होने वाली पुत्र वधू है उसके साथ ही विवाह करूंगा, अन्यथा मैं मर जाऊंगा। अब मैं क्या करूं? राजा भी सोच में पड़ गया कि ये तो अनर्थ हो जाएगा, और मैंने तो वचन दिया है कि तुम चारों धाम करके आ जाओ, उसके बाद में तुम्हारी ये होने वाली पुत्र वधू को लेके चले जाना, वो मेरे यहाँ पे सुरक्षित है। पर महाराज, मैं अब क्या करूं? राजा ने बहुत सोचा कि उस ब्राह्मण को तो मैं समझा दूंगा, पर मेरे अमात्य को मैं नाराज नहीं कर सकता। इसके साथ यदि मैंने नाराजगी बरत दी और मुंह फेर लिया तो मेरे राज्य का बहुत कुछ अनर्थ हो जाएगा। ये सब कुछ सोचकर राजा ने कहा, तो चिंता मत करो, मनु कुमारी का विवाह तुम्हारे बेटे के साथ हो जाएगा। अब वही होता है, जैसे ही ये खबर चंद्रप्रभा और मनु कुमारी के पास पहुंचती है तो मनु कुमारी कहती कि ये क्या हो गया है, कैसे हो सकता है? चंद्रप्रभा ने कहा, तुम्हें पता है मैं कुछ भी नहीं कर सकती। पिताजी के जो सोच है, पिताजी ने जो बोल दिया वो करके ही छोड़ेंगे, पर ये गलत है। इसीलिए तो मैं तुम्हें कह रही थी कि तुम यहाँ से चले जाओ, और तुम चले गए थे। अब देखा, वो मानेंगे नहीं किसी की भी, और विवाह की घड़ियां आ गई। उसी दिन ब्राह्मण देवता अपने पुत्र के साथ आते हैं। इनका विवाह मध्याह्न के समय था। जोर शोर से बैंड बाजे के साथ में बड़ी धूमधाम से मनु कुमारी का विवाह अमात्य के पुत्र के साथ हो जाता है। जैसे ही विवाह वेदिका से दोनों नीचे उतरते हैं,
चाहकर भी मनु कुमारी कुछ नहीं कर सकती थी। ये कैसा अनर्थ होते जा रहा है मेरे जीवन के अंदर। और अंगूठी बार बार निकालकर दूसरे हाथ की उंगली में डालने से उंगली में घाव हो गया था। निकालना बड़ा दुभर हो रहा था, चीस मार रही थी उंगली। विवाह तो हो गया, इधर ब्राह्मण देवता और राजकुमारी चंद्रप्रभा वगैरह देख रहे थे। चंद्रप्रभा भी कुछ बोले नहीं जा रही थी, क्योंकि विवाह के स्थान पर ये लोग सभी थे। आंखों में आंसू थे मनु कुमारी के, पर अब कर भी क्या सकते थे। इधर जब जादूगर ब्राह्मण की वेश में ही अपने पुत्र के साथ वापस वहां आया तो देखा मनु कुमारी की तो शादी हो गई। उसने कहा कि महाराज ये क्या हो रहा है। महाराज ने कहा अनर्थ होने वाला था, मैंने अनर्थ नहीं होने दिया। अमात्य का पुत्र मर जाता, तुम्हारे लिए तो एक से एक बढ़कर तुम्हारे लड़के के लिए मैं सुंदर कन्या ढूंढ के ला सकता हूं, इससे भी सुंदर। पर महाराज मनु कुमारी के साथ में मेरे बेटे का रिश्ता तय हो चुका था। इसके माता पिता को मैं वचनबद्ध था कि आपकी बेटी को मैं सुखी रखूंगा। तो तुम्हारा वचन सही है, जो तुमने उसके माँ बाप को वचन दिया था उसके अनुसार अमात्य के घर में जा रही हो, वहां पे तो सुख ही सुख मिलेगा। तुम्हारे वहां तो भी उसको दुख मिल सकता था, पर यहां पे दुख नहीं मिलेगा। इसका हामी मैं देता हूं, इसका वचन मैं देता हूं। पर नहीं महाराज, आपने अनर्थ किया और मेरे बेटे के लिए मुझे ऐसी वैसी कोई चाहिए ही नहीं। अब महाराज दुविधा में पड़ गए। आपने मुझे वचन दिया था, आप अपने वचन से मुकर रहे हो। अब आपके वचन को ही यदि निभाना है तो आपकी ही बेटी के साथ मेरे बेटे का विवाह कीजिए। राजा वचनबद्ध तो था ही, पर उसने अपना वचन अपने राज्य की भलाई के हिसाब से, पता नहीं उसके दिमाग में क्या आया। अमात्य का यदि मैं कहना नहीं मानूंगा तो हानि हो सकती है, व्यर्थ की बात से उसने मनु कुमारी का विवाह उसके साथ तय करना स्वीकार कर लिया। पर अब राजा के ही गले में वो फंदा आ गया था। राजा ने अपनी बात पर अड़े रहने का फल भोगना चाहा और कहा कि ठीक है, मैं मेरी इकलौती चंद्रप्रभा का विवाह तुम्हारे बेटे के साथ करता हूं। अब मनु कुमार को मन ही मन गुस्सा आ रहा था। अभी तो विवाह के परिधान में थी वो मनु कुमारी, पर जैसे ही इन्होंने, जादूगर ने कहा कि अब विलंब किस बात का, शुभ काम में देरी नहीं, इसी विवाह वेदिका के ऊपर मेरे पुत्र के साथ आपकी पुत्री राजकुमारी का विवाह संपन्न किया जाए। फेरे शुरू हो गए, विधि विधान होता रहा, मंत्रोच्चार होते रहे। एक फेरा नहीं, 6 फेरे पूरे हो गए। अब सहनशीलता का बांध टूट गया था। आखिर 7वां फेरा जैसे ही होने लगा, इसने जो अंगूठी मनु कुमारी ने पहन रखी थी, उंगली चीस मार रही थी, जख्म हो चुका था भारी, पर उसने परवाह नहीं की और वो अंगूठी निकाली और तुरंत दूसरे हाथ की उंगली के अंदर अंगूठी डाल ली। जैसे ही मनु कुमार अपने वेश में आया, उसने तलवार निकाली। इस बीच 7वां फेरा भी पूरा हो गया, पर उसने परवाह नहीं की। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मेरी जान जाएगी, पर मैं मेरी चंद्रप्रभा को किसी और के हाथ में नहीं जाने दूंगा। राजा के साथ समस्त विवाह के माहौल को देखने के लिए और विवाह संपन्न करने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए जितने लोग आए थे, हजारों लोग, ये चमत्कार देखते ही रह गए। इसने तलवार निकाली और ललकारने लगा कि ये विवाह मैं नहीं मानता, मैं मेरी चंद्रप्रभा को लेकर ही रहूंगा। चंद्रप्रभा सिर्फ और सिर्फ मेरी है। अब वेताल ने विक्रमादित्य से पूछा
कि विक्रम, क्या मनु कुमार राजकुमारी चंद्रप्रभा को पालेगा? क्या उसका चंद्रप्रभा के साथ विवाह हो जाएगा? या फिर अमात्य पुत्र का क्या होगा? वो तो मनु कुमारी थी, मनु कुमार बन गया। या फिर ये जो जादूगर है अपने बेटे के साथ में कभी भी अनर्थ नहीं होने देगा? किसके साथ विवाह होगा उसका? ये जादुई अंगूठी ने क्या कमाल कर दिया। चंद्रप्रभा के साथ इतने दिन रहने के बाद भी क्या उसके नसीब में चंद्रप्रभा नहीं रहेगी? सही सही जवाब देना। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या मनु कुमार सचमुच में चंद्रप्रभा को प्राप्त कर लेगा, या फिर वो जादूगर के बेटे की पत्नी बन जाएगी? कौन होगा उसका पति, परमेश्वर? आपके लिए भी ये सवाल है। सम्राट विक्रमादित्य कहने लगे कि सुन वेताल, प्रश्न तो तेरा बड़ा जटिल है, पर हमारी भारतीय संस्कृति है, भारतीय परंपरा है, एक बार सप्तवेदी अग्नि के साक्षी से 7 फेरे जब हो जाते हैं ना, जिसके साथ भी, वो ही उसका पति होता है। और 7 फेरे जादूगर के बेटे के साथ हो चुके थे, इसलिए सवाल ही नहीं आता कि चंद्रप्रभा मनु कुमार की अर्धांगिनी बनेगी। मनु कुमार के नसीब में चंद्रप्रभा प्यार जरूर करती थी, पर पत्नी का रूप धारण करना उसके नसीब में नहीं था। वो पत्नी तो जादूगर के बेटे की ही रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ऐसी ही पेचीदे सवालों से जुड़ी हुई कहानियां यदि आप सुनना चाहते हो तो मेरे इस आज की कहानी यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए। लाइक का बटन सुनते सुनते भी आप दबा सकते हो। आपका एक लाइक मेरे उत्साह को उत्साहित करता है। शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये कहानियाँ पहुँचे। इससे भी आपको कुछ लगेगा नहीं, सिर्फ फॉरवर्ड करना है। अच्छी अच्छी कहानियाँ, अच्छी अच्छी चीज़ें ज़रूर फॉरवर्ड कीजिए। और दोस्तों, सचमुच में मेरी कहानी आपको अच्छी लगती है तो कमेंट बॉक्स के अंदर 2 शब्द आप मेरे लिए ज़रूर लिखिए, ताकि मेरा उत्साह बढ़ेगा और प्रतिदिन मैं नई नई कल्पनाओं के साथ में प्राचीन संस्कृति को बताते हुए ज्ञान के आवरण को हटाने के लिए ऐसी ही कहानियाँ आपके सामने रखने का प्रयास करूं। हर गुरुवार को एक नई कहानी लेके आऊं, बस यही मन की अभिलाषा है। आज के लिए क्षमा प्रार्थी हूं, विराम लेता हूं। फिर मिलेंगे अगले गुरुवार को। प्रणाम।